हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, आज से हम हमारे इस चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं जीके की। इसमें जीके में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे स्टैटिक जीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन आमतौर पर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसलिए हम हमारे जीके में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके को। यही दोस्तों तो हमारे स्टैटिक जीके में हम बारी बारी से टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा शास्त्रीय नृत्य का। जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा शास्त्रीय नृत्य। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है आज का शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय भाषाएं। इसमें हम जानेंगे पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भारतीय नृत्य शैलियाँ जो भी होती हैं उनको सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। तो इन नृत्य शैलियों का संबंध अधिकांशतः धर्म से रहा है, जो प्राय देवी देवताओं के प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए किए जाते थे। ये जो भी नृत्य है, फोक डांस हो गए और एक क्लासिकल डांस, ये जो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य है, ये धर्म से रिलेटेड थे और जो देवी देवताओं के प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, ये क्या होता है। ये शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। अब शास्त्रों की बात करते हो तो हमारे शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है भरत मुनि के द्वारा लिखित एक शास्त्र है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसके अंदर हमारे शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख मिलता है। बेसिकली बात करते हैं तो होता क्या है इसके अंदर। इस शास्त्रीय नृत्य में शरीर का लयबद्ध या फिक्स पैटर्न में संचालन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अगली बात करते हैं इसकी, तो शास्त्रीय नृत्य के स्रोतों की बात करते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है। तो पहला तो हमने देखा था भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। इसी भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है। इस भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब इस शास्त्रीय नृत्य में बात करते हैं हम। हमारा जो आधुनिक भारतीय नृत्य है, आधुनिक भारतीय नृत्य जो है उसके जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर। भारतीय आधुनिक नृत्य के जनक कहा जाता है उदय शंकर जी को। यह हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये 2022 में पूछा गया था, तो अब इसके चांस बन जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसको, उदय शंकर जी को। 1971 में उदय शंकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम हमारे शास्त्रीय नृत्यों की। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से 8 शास्त्रीय नृत्य है वो कुछ इस प्रकार है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। ये हमारे 8 क्लासिकल डांस है, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। जिनमें से पहले की बात करते हैं, भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं साबिर अट्टम या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है।
सेकंड है हमारा कुचिपुड़ी, जिसे कहते हैं थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कथकली, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, यही भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कथक, यह उत्तरी भारत में स्पेशली राजस्थान और उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं ओडिसी नृत्य की, तो यह ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर नृत्य, मणिपुरी नृत्य, यह मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है अपना 8वां और लास्ट है शास्त्रीय सत्रिया नृत्य, यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इन सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? सत्रिया नृत्य। ये नवीनतम इसलिए क्योंकि 2000 ईस्वी में इसे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था, इसलिए सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अब अगली बात करते हैं कि ये तो हो गए अपने 8 टाइप हो गए। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से 8 तो अभी अपन ने जो पढ़े वो, और एक है अपना छऊ नृत्य। तो ऐसे करके संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से हम 8 को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं छऊ नृत्य को। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं हम हमारे छऊ नृत्य की, कि छऊ नृत्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। बात करते हैं छऊ नृत्य की। तो छऊ नृत्य कौन कौन से स्टेट का यह नृत्य है, या छऊ नृत्य किन किन स्टेटों से संबंधित है, कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। तो यह हमारा छऊ नृत्य है, यह 3 राज्यों से संबंधित है। पहला ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, इन 3 राज्यों में ये छऊ नृत्य किया जाता है। इसका दूसरा नाम है मुखोटा नृत्य, इसे ही कहते हैं मुखोटा नृत्य। इस नृत्य की 3 शैलियां प्रचलित है, जो तीनों राज्यों में अलग अलग शैलियों के नाम से जानी जाती है, या इसी नृत्य को ऐसा कह दें, या इसी नृत्य को इन तीनों राज्यों में अलग अलग तरीके का नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। ओडिशा राज्य की बात करें तो ओडिशा राज्य में इसकी मयूरभंज शैली में डांस किया जाता है, और यह झारखंड राज्य में सरायकेला शैली में किया जाता है, और पश्चिमी बंगाल में किया जाता है पुगलिया शैली, या जिसे ही कहते हैं पुरलिया शैली भी कहते हैं। इस शैली के अंदर पश्चिमी बंगाल में डांस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा छऊ नृत्य। अब छऊ नृत्य से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे कहते हैं छऊ नृत्य को मुखोटा नृत्य भी कहते हैं। तो इसमें से बाकी की ये जो 2 डांस है झारखंड के अंदर और पश्चिमी बंगाल के अंदर जो शैली प्रचलित होती है सरायकेला और पुगलिया या पुरलिया, इस शैली में जिस नृत्य को करते समय मुखोटे का उपयोग किया जाता है, लेकिन मयूरभंज एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर मुखोटे का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ये कई बार पूछा भी गया है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा छऊ नृत्य। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्लासिकल डांस की, जिनमें हमारा पहला क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। इस भरतनाट्यम के अन्य 2 नाम भी है, जिनमें पहला है सादीरट्टम, दूसरा है उसका दासीअट्टम। यानी सादीरट्टम और दासीअट्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में ये शुरुआत में भरतनाट्यम की शुरुआत राज दरबार में दासियों के द्वारा की गई थी, और उन्हीं दासियों ने इस नृत्य को सादीरट्टम कहा, और यह डांस दासियों के द्वारा किए जाने के कारण इसे दासीअट्टम कहा गया, और इन्हीं दासियों ने इसका नाम क्या रखा, सादीरअट्टम। ओके दोस्तों, बेसिकली अब इसकी बात करते हैं कि भरतनाट्यम का मीनिंग होता क्या है। वैसे तो होता है देखो भाव कौन से, चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन ऑफ फेस। रैसे होता है राग यानी म्यूजिक, जो संगीत जो बजता है वो, और तैसे होती है ताल यानी किस पैटर्न में, उस संगीत के अनुसार किस पैटर्न में अपन को डांस करना है, उस
संगीत के अनुसार इसी पैटर्न में, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में ये डांस करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? इन तीनों का मिश्रण ही कहलाता है भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसकी कुछ 3 टर्मिनोलॉजी जो अपन को याद करनी है, वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। पहली तो टर्मिनोलॉजी है, पहला है अल्लारिप्पू और तिल्लाना। ये भरतनाट्यम के अभिन्न अंग है भाई साहब, इन दोनों को याद रखना जरूरी है। अब इनकी बात कर लेते हैं, अल्लारिप्पू और तिल्लाना होते क्या है। अल्लारिप्पू क्या होता है? जब यह डांस राजा के दरबार में किया जाता है तो राजा के सामने डांस शुरू करने से पहले नर्तकी जो होती थी वो राजा के सामने झुककर उनको सम्मान देती थी, और झुककर ये डांस शुरू किया जाता था। पहले राजा को सम्मान देते थे और फिर बाद में सम्मान देने के बाद ये डांस शुरू किया जाता था। यानी जो झुककर राजा को सम्मान देते थे और उसके बाद में जो डांस किया जाता था तो उसे ही कहते थे अल्लारिप्पू, यानी झुककर डांस की शुरुआत की जाती थी, उसे ही अल्लारिप्पू कहते थे। और जब इस डांस को खत्म किया जाता था, यानी समाप्त किया जाता था, तब भी ये राजा के सामने झुककर राजा को सम्मान देते थे। तो समाप्ति के टाइम पे भी झुकना और शुरुआत के टाइम पे भी झुकना राजा के सामने। तो इस नृत्य की शुरुआत भी झुककर की जाती है, जिसे कहते हैं अल्लारिप्पू, और इस नृत्य का अंत भी क्या किया जाता है? झुककर ही किया जाता है, जिसे कहते हैं तिल्लाना। तो ठीक है दोस्तों, ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी आपको। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर, भरतनाट्यम में ही। हमारा नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं हम, कौन सा है ये। अगली टर्म होती है दोस्तों भरतनाट्यम में ही, अगली टर्म होती है नट्टू वनार। नट्टू वनार किसे कहते हैं? इस नृत्य को जो सिखाने वाले गुरु होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है? नट्टू वनार कहा जाता है। ये भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य, इसको सिखाने वाले जो गुरु होते थे उन्हीं को कहते हैं नट्टू वनार। नट्टू वनार उन्हीं को कहा जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इस नृत्य में जब नृत्य करती थी तो उनकी 3 अंगुलियों से क्या बनती थी? एक ओम की आकृति का निर्माण होता था। इसी नृत्य की यही प्रमुख मुद्रा है, इस नृत्य की यही बहुत प्रमुख मुद्रा है। कौन सी मुद्रा या शैली है? ओम की आकृति का निर्माण होना। ओम की आकृति का निर्माण होना ही इस नृत्य की प्रमुख शैली है। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि त्रिभंग शैली कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये त्रिभंग शैली ओडिसी नृत्य से संबंधित है। उसी प्रकार ओम की आकृति पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें ओम की आकृति का निर्माण होता है? तो हमारा आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, त्रिभंग शैली होगी। त्रिभंग शैली किसमें की जाती होती है? त्रिभंग शैली किसमें होती है? ओडिसी नृत्य के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है हमसे। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं। तो कलाकारों में है, पहली कलाकार है इस नृत्य की पद्मा सुब्रमण्यम। दूसरी कलाकार है इसकी वैजंती माला। यह अपन को पूछा हुआ सवाल है कि ये पद्मा सुब्रमण्यम कौन से नृत्य से संबंधित है? यह हमें एग्जाम में पूछा गया CGL 2022 के अंदर। वैजंती माला ये अब क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों को सन 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी इम्पोर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा कि 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित कौन कौन थी, भरतनाट्यम की कलाकार कौन कौन थे जिनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीसरी कलाकार है इसकी रुक्मणी देवी अरुंडेल। यह सबसे इम्पोर्टेंट कलाकार है इसकी। इस वाले नृत्य की, भरतनाट्यम की सबसे इम्पोर्टेंट कलाकार है रुक्मणी देवी अरुंडेल।
ये सभी नृत्यों में से सर्वाधिक क्वेश्चन इसी से बनेंगे भाई साहब, देखना। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली महिला कौन है? रुक्मणी देवी अरुणदेव। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, ये देख रहे हैं। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली महिला है रुक्मणी देवी अरुणदेव। भारत की पहली महिला जिनको 1952 में राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, भारत की पहली महिला है ये रुक्मणी देवी अरुणदेव, जिनको 1952 ईस्वी में राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाली पहली महिला, नहीं, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाली महिला भी यही है, रुक्मणी देवी अरुणदेव। इसकी स्थापना इसने की थी 1936 में। ओके, अगली बात इसी से रिलेटेड है। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित महिला भी है ये। वही बात करते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया हुआ है CGL 2022 में टियर 1 में। ये पूछा गया है कि 1968 में प्राणी मित्र अवार्ड से इसी महिला को, रुक्मणी देवी अरुणदेव को प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1968 में। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इनको पशुओं के संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको याद रखना ही रखना है बस। रुक्मणी देवी अरुणदेव को यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी अगली नृत्यांगना कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध दो नृत्यों से है, पहला तो भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। ये दो नृत्यों की नृत्यांगना है वही ये यामिनी कृष्ण मूर्ति। एक तो भरतनाट्यम की है, एक कुचिपुड़ी की है। इसकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस इसकी आत्मकथा का नाम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यामिनी कृष्ण मूर्ति को सन 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण वाली जो भी क्वेश्चन है ना, इनको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कभी भी कोई से भी एग्जाम में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसी से, यामिनी कृष्ण मूर्ति से रिलेटेड टियर 1 SSC CGL में। तिरुमाला देवी स्थानम द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी या निवासी नर्तकी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो पूछा जा सकता है कि पूछा गया था कि तिरुमाला देवी स्थानम के द्वारा भरतनाट्यम की कौन सी नर्तकी को अस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई? तो किसको दी गई थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति को अस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी। किसने? तिरुमाला देव स्थानम के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी इसके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ जानकारी थी। तो अगला कलाकार के बारे में हम जानते हैं। तो अगला कलाकार का नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हमारे ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ओके, ये रहा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। 5वें नंबर का कलाकार है हमारा ई कृष्ण अय्यर। ये भी हमारा भरतनाट्यम का ही कलाकार है। लीला सेनसन। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि इन्हें ही क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। पूछ लेगा एग्जाम में, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। बात करते हैं अगली कलाकार की। तो अगली कलाकार है मालविका सरुक्कई। टी बाला सरस्वती की एक और बात है कि 1977 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। नेक्स्ट मालविका सरुक्कई हो गई। उसके नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई, और उसकी अगली कलाकार है इसकी सोनल मानसिंह। इनका संबंध भी दो नृत्यों से है, पहला भरतनाट्यम से और दूसरा है ओडिसी नृत्य से। इनका संबंध भी दोनों नृत्यों से है, भरतनाट्यम से और ओडिसी नृत्य से। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बारे में कुछ और जानकारी है कि इनको 2018 में इनको राज्यसभा के लिए
नॉमिनेट किया गया था। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कब किया गया था इनको? 2018 में। और 2003 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये है दोस्तों आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास बस इतनी थी हमारी, और इसकी जानकारी हम आगे और पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।